हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। गाइस, हमने शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और हमने नोट्स सॉल्यूशन के वो कवर कर चुके हैं। आज के क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको कवर करेंगे। ये हमारे 4 ही क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा इसमें है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है जिसे रोल्स लॉ आता है। रोल्स लॉ क्या है? व्हाट इज रोल्स लॉ? व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन? पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बारे में पूछा हुआ है और फ्रॉम रोल्स लॉ, ठीक है। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो आसान सा है। देखो, पहले रोल्स लॉ को देखेंगे। रोल्स लॉ क्या है? स्टेट दैट वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और वो क्या करना चाहिए? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को कंटेन करना चाहिए, ठीक है। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट। यानी कि ये बात कह रहा है कि पी जो वेपर प्रेशर होगा किसके, जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका, ठीक है। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, यही रोल्स लॉ कहता है। अब इसमें भी दो चीजें आ जाती है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की बात, ठीक है। ये हमने नोट्स में कवर कर चुके हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, कब करेगा? जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन की सोल्यूट और सोलवेंट इंटरेक्शन क्या होगी? वीकर होगी। क्या होगी? सोल्यूट और सोलवेंट की इंटरेक्शन क्या होगी? वीकर होगी, ठीक है। और किससे वीकर होगी? सोल्यूट सोल्यूट से और सोलवेंट सोलवेंट से, ठीक है। यानी कि ये बात कर रहा है, मान लो ए है और बी बी है, ठीक है। इनकी जो इंटरेक्शन होगी ये मिलके क्या बनाएगा? ए बी मिलेगा। ए बी की इंटरेक्शन वो ज्यादा मिलेगी किससे? इनसे, ठीक है। इनसे ज्यादा मिलेगी, इसे वीकर मिलेगी, सॉरी, यहाँ पर वीकर इंटरेक्शन मिलेगी। ए बी की इंटरेक्शन दूसरे ए बी के साथ, ठीक है, वो इंटरेक्शन क्या मिलेगी? वीकर मिलेगी कंपेयर देन इनके। जैसे ए के अंदर जो इंटरेक्शन है उससे, ठीक है, उससे क्या मिलेगी? वीकर मिलेगी। देयरफॉर एस्केपिंग टेरिस से अगर यहाँ पर इंटरेक्शन कम है तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? दूर दूर भागेंगे। अब दूर दूर भागेंगे, मान लो ए बी यहाँ है और ए बी यहाँ है, ठीक है। और ये क्या करेंगे? ये तो इकट्ठा होंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा लगाएंगे वॉल पे, ठीक है। यानी कि जो प्रेशर लगेगा ए बी मॉलिक्यूल के कारण वो वॉल्स पे ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये क्या करेगा? इंटरेक्शन कम है तो दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है। और वॉल की तरफ क्रिएट होंगे और वॉल पे क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे। तो यही मतलब है एस्केपिंग टेंडेंसी का, मतलब है कि वो उनकी भागने की जो पावर है, दूर भागने की पावर है, वो इंक्रीज कर जाएगी मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर होगा जो वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करेगा तो उसमें याद रखना कि भी जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा मिलेगा किससे? पी ए और एक्स से, पी नोट ए और एक्स से पी ए का प्रेशर क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हमने देखा वीक इंटरेक्शन के कारण ये भी मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं। पीबी का जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा किससे? पीबी नोट इंटू एक्स से, ठीक है। एग्जाम्पल कह सकते हैं इनका क्या होता है? एन हेक्सेन और इथेनॉल का इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो से ज्यादा मिलेगी, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन है। इसका मतलब वैल्यू भी क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलनी चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा एच की वैल्यू जीरो से ज्यादा मिलेगी और डेल्टा वी की वैल्यू भी जीरो से ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे कि भी मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं ये क्या, यहाँ पर ये यहाँ पर सोलवेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो सोलवेंट की वैल्यू यहाँ पर एक्स एक्स से जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है वो 1 है। यानी कि जो मोल फ्रैक्शन जीरो बी का है, यानी कि सोल्यूट है, वो बिल्कुल कम है। मैं धीरे धीरे क्या करता हूँ, जो एक्स है मान लो सोलवेंट ओनली, और ये क्या है? सोल्यूट यहाँ पर प्रेजेंट है। वो क्या है? एक तरीके से उसका वेपर प्रेशर प्योर के लिए वो क्या है? पी नोट ए है, ठीक है। जैसे जैसे मैं इसमें सोल्यूट ऐड करता जाता हूँ, बी अमाउंट ऐड करता जाता हूँ, तो धीरे धीरे क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करने लग जाएगा, ठीक है। ऐसे इंक्रीज करेगा और एक तरीके से सोल्यूशन बनता चला जाएगा, ठीक है। ये वेपर प्रेशर, देखो ये जो डैश लाइन है ना, ये तो है आइडियल के लिए। आइडियल के लिए तो ऐसी जाएगी डैश में, ठीक है। और जो नॉन आइडियल के लिए होगी ना, वो ऊपर की ओर मिलेगी। ये जो जा रही है लाइन ग्रीन लाइन से, ये क्या है? नॉन आइडियल के लिए है, ठीक है। तो इसका टोटल वेपर प्रेशर क्या जाएगा? पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब इसी तरीके से पीबी की बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने इतना सोल्यूट यहाँ की ओर बात करें कि भाई हमारे पास इस तरफ क्या है? मोल फ्रैक्शन सोलवेंट है, नहीं है सोलवेंट, जीरो है मोल फ्रैक्शन इसकी, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ मैं? सोलवेंट को ऐड करता जा रहा हूँ और ये इस तरीके से, ये जो डैश डैश की लाइन है ये क्या एक तरीके से यहाँ है आइडियल के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए? आइडियल के लिए। और इस तरीके से जाएगी। जो वेब इसका है ना पीबी का, इसका मान लेते हो वेपर प्रेशर प्योर का, बी का क्या है? ज्यादा है सोलवेंट से, ठीक है। तो ऊपर क्या मिला? इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है मान के चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ये ग्राफ मिलेगा ना, यहाँ से नीचे से ये जा रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है कि भाई ये वाला क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन जब इंक्रीज करता जा रहा हूँ तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जा रहा है। ये भी क्या है? एक तरीके से आइडियल के लिए, डैश डैश की लाइन है जो आइडियल के लिए है, और जो ऊपर से जा रही है वो क्या है? नॉन आइडियल। पर जो ये ऊपर ग्राफ आ रहा है ना, ऊपर की तरफ ये आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं एलिवेशन। यानी कि अगर ये ऊपर की ओर आ रहा है तो एलिवेशन, अगर नीचे की ओर ग्राफ आता है तो आइडियल सॉल्यूशन से नीचे की ओर आता है तो वो क्या होता है? डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास ये ग्राफ। इसी तरीके से देखो अगला नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए और नेगेटिव डेविएशन शो करेगा जब, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, इसका मतलब जो इंटरेक्शन होगी वो क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी, ठीक है। इंटरेक्शन यहाँ पर
ज्यादा मिलेगी सोलवेंट सोल्यूट की, यानी कि ये जो चीज है ना, अब इसकी बात करें नेगेटिव की, इनमें जो इंट्रैक्शन मिलेगी ना ए बी मॉलिक्यूल की, वो क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी किन से, ए और बी से। अगर इंट्रैक्शन ज्यादा मिली तो मॉलिक्यूल नजदीक होंगे, अगर नजदीक होंगे तो वाल की तरफ ये मॉलिक्यूल जाएंगे, वॉल की तरफ जाएंगे नहीं, अगर वॉल की तरफ नहीं गए तो इसका मतलब क्या है, वहां पर प्रेशर कम लग रहा है, ठीक है, वॉल पर प्रेशर कम लग रहा है, अगर वॉल पे प्रेशर कम लग रहा है तो टोटल प्रेशर क्या होगा, कम, ठीक है। तो एस्केपिंग टेंडेंसी यहाँ पर क्या मिलती है, डिक्रीज मिलती है, क्योंकि इनका जो इंट्रैक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है तो पार्शियल प्रेशर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास हर एक कंपोनेंट का डिक्रीज मिलेगा। इन केस ऑफ द नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जैसे एग्जांपल ले सकते हैं एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का, ठीक है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे CH3 CO CH3, तो एसीटोन हो गया, क्लोरोफॉर्म का CHCl3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने देखा नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव है तो भाई प्रेशर भी हमने देखा अभी भी कम आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मिलेगी रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। पीए नोट ए और पीए से कम मिलेगी, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमें पता है रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता, अगर रोल्स लॉ को ओबे करता तो ये वैल्यू क्या मिलती, हमें इक्वल मिलती है दोनों के दोनों, ठीक है। इसी तरीके से पीबी की वैल्यू कम मिलेगी पी नोट बी और एक्सबी से। अब अगला क्या कहता है सेकंड पॉइंट कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या मिलेगी हमें, जीरो से कम, और डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या मिलेगी, जीरो से कम, क्योंकि क्या ये एक तरीके से नेगेटिव डेविएशन है, तो इनकी डेल्टा एच की और डेल्टा वी की वैल्यू भी तो नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। तो यही पे था हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, छोटा ही क्वेश्चन था, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते थे, ग्राफ बना के अच्छे तरीके से बता सकते थे आइडियल नॉन आइडियल। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है व्हाई ऑस्मोटिक फ्रैक्चर टेक्निक इज प्रेफर्ड ओवर मेथड टू फाइंड आउट मोलर, होता है ना वो वाली टेक्निक है, वो बहुत अच्छी टेक्निक है, प्रेफर टेक्निक है और दूसरे मेथड की वजह, ठीक है, और दूसरे मेथड को देखते हैं उससे तो ज्यादा ही अच्छी टेक्निक है ओस्मोटिक प्रेशर वाली। इसका रीजन देखते हैं क्यों है। जो ओस्मोटिक प्रेशर वाले होता है, जैसे कुछ एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बड़ा होता है, जैसे मान सकते हैं पॉलीमर का, प्रोटीन का, इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं। इनकी जो वैल्यू आती है वो बहुत थोड़ी आती है, ठीक है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत बड़ा है और इनकी वैल्यू बहुत थोड़ी है, ये एलिवेशन और डिप्रेशन की वैल्यू बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो इससे हम एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर सकते इसकी जो मॉलिक्यूलर मास है, परंतु ऑस्मोटिक प्रेशर की ऑस्मोटिक प्रेशर की टेक्निक को प्रेफरेबली यूज करते हैं दूसरों मेथड के कंपैरिजन में। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है 298 केल्विन है, 100 ml सॉल्यूशन है कंटेनिंग 3.002 ग्राम ऑफ सोल्यूट गिव ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, और भाई इतना ऑस्मोटिक प्रेशर दे रहा है, पाई की वैल्यू दे रखी है, फाइंड मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का हमें क्या निकालना है, मोलिकुलर मास निकालना है, एम बी निकालना है, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, हमें पता है अभी क्या होता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है, पाई इज इक्वल टू एन एन बाई वी आर टी, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, एन की वैल्यू निकल जाएगी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या ले रखी है हमने, एटमोस्फेयर में ले रखी है, याद रखना, अगर एटमोस्फेयर में ले रहे हैं तो टेम्परेचर भी केल्विन में लेना पड़ेगा, और एम की वैल्यू निकालनी है, डब्ल्यू टू की वैल्यू 3 पॉइंट दे ही रखी है, देखो डब्ल्यू की वैल्यू तो ये दे रखी है हमारे पास, सोल्यूट का मास, ठीक है, और वॉल्यूम भी दे रखा है 100 ml, तो इसको लीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। लीटर में चेंज करेंगे तो वो कन्वर्ट करेंगे तो उसमें ये आ जाएगा, देखो 0.1 आ जाएगा, 100 ml को लीटर में चेंज करा 0.1 लीटर आ गया, ठीक है। पाई की वैल्यू भी दे ही रखी है ओस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है, ये रहे ओस्मोटिक प्रेशर की भी वैल्यू हमें गिवन है, ये रही एटमोस्फेयर। अब ध्यान रखना अगर ओस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू एटमोस्फेयर में है तो आर की वैल्यू हमें एटमोस्फेयर वाली लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब एटमोस्फेयर वाली ये होती है 0. ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ड्राइव रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए रोल्स लॉ को ड्राइव करना बड़ा आसान क्वेश्चन है। पहले तो रोल्स लॉ की डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद हमें पता है रोल्स लॉ क्या होता है सॉल्यूशन के केस में, पी एस यानी कि वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्यूशन का, वो इक्वल होता है किसके, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसके इक्वल होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको पी नोट से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय पी नोट, प्योर के साथ डिवाइड किया, अब पी नोट से पी नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ करके दिखा देता हूँ, ये पी नोट आ गया और यहाँ पर पी नोट तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि बोथ साइड हमने डिवाइड किया, और वन में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स सी, और 1 माइनस एक्स सी क्या होता है, हमें पता है एक्स सी प्लस एक्स बी क्या होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा एक्स बी, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा एक्स बी, और इसको हम जब सोल्व करेंगे पी नोट इंटू पी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू एक्स बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन था। तो ये कह रहा है कि भी रोल्स लॉ की स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहले क्या है, वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जो सोल्यूट का होगा नॉन वोलेटाइल के लिए, क्योंकि हम ड्राइव ही इसी के लिए करना था, ठीक है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोलवेंट, सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, ठीक है। नॉन वोलेटाइल
वो हमने क्या माना है सोल्यूट, और ए को क्या मान लिया सोलवेंट, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट पी नोट है, ठीक है। पी नोट क्या है हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, और पीएस क्या है हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। एक्स क्या है मोल फ्रैक्शन है किसका, ए का, ए हमारे पास क्या था यहाँ पर सोलवेंट था, और एक्स भी क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, हमें यही ड्राइव करना है। और याद रखना पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बी पार्ट है, डिसोल्विंग 17.1 ग्राम ऑफ द सुक्रोज, सुक्रोज को इतना ग्राम इसने डिसोल्व किया है किसके अंदर 1000 ml और सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, आसान है क्वेश्चन, और सॉल्यूशन है 20 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। देखो देखो क्वेश्चन यहाँ पर है टाइप किया हुआ, ये कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज क्या है, ये, ठीक है, ये स्ट्रेंथ मान ली इसने, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या मान लिया यहाँ पर स्ट्रेंथ है, तो 17.1 ग्राम पर लीटर है, ठीक है। और मोलर मास ऑफ सुक्रोज कितना है 342 ग्राम पर मोल, टेम्परेचर हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे 20 प्लस। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है थर्ड क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। बीच में पिछली वीडियो में क्या हुआ कि आवाज भाई आवाज कैंसिल हो गई, आवाज माइक में रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो इसलिए दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है थर्ड वाली, थर्ड क्वेश्चन से। देखिए तो हम यहाँ गए थे थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास होता है क्या है, व्हाई सम सब्सटेंसेस शो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, क्यों कुछ सब्सटेंस एबनॉर्मल मोलिकुलर मास शो करते हैं, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास का मतलब होता है कि भी कुछ ना कुछ अनएक्यूरेसी आना, ठीक है। मतलब एक तो होती है कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है, जो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकालते हैं, ठीक है, जो एग्जैक्ट होती है ये बिल्कुल करेक्ट होती है, ठीक है, एग्जैक्ट या कैलकुलेटेड बोल सकते हैं। दूसरी वैल्यू होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू एमओ, ठीक है। ये वाली वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हम ऑब्जर्व करते हैं किसी लैब के अंदर, एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं, ठीक है। तो दो वैल्यू होती है। अब क्या हुआ देखो, अब क्या है व्हेन मोलिकुलर मास, जब मैं किसी मोलिकुलर मास किसी भी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास निकालता हूँ, ठीक है, किसकी सहायता से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की सहायता से, ठीक है। और वो जो हमने ऑब्जर्व किया मोलिकुलर मास वो डिफरेंट आ जाए किससे, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलो या कैलकुलेटेड वैल्यू बोलो, ठीक है, तो उससे अलग आ जाए, उसी को जो अलग आया ना, जितना अलग आया उसी को हम क्या बोल रहे हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मास बोलेंगे। अब ऑब्जर्व ज्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है एसोसिएशन और डिसोसिएशन पे। तो पहली जो कंडीशन है लेके चलते हैं हम क्या, डिसोसिएशन की। कुछ एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जैसे NaCl KCl, वो क्या करते हैं डिसोसिएशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जब मैं सॉल्यूशन के अंदर मिलाता हूँ, किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करता हूँ, तो ये क्या करते हैं डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे NaCl है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसमें इसकी वजह से क्या होता है जब ये डिसोसिएट होते हैं, जैसे मान लो NaCl डिसोसिएट हो गए Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना देता है, यहाँ पर क्या होगा जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे ना सॉल्यूशन के अंदर वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। देखो पहले एक था, अब क्या हो गए दो पार्टिकल हो गए, ठीक है। अब जब ये नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हुए तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ ना कुछ चीज टूटी है ना, डिसोसिएट हुए, तो जो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास मिलेगा, जो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास मिलेगा वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा कैलकुलेटेड से, ठीक है। कैलकुलेटेड वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू मान लो किसी का भी NaCl का मान लेते हैं भाई 23 प्लस 35.5, ठीक है, 35.5 कितना बन गया 23, ये बन गया हमारा 8 और 5 58.5 के करीब बन गया NaCl का। तो ये कह सकता हूँ मैं जो ऑब्जर्व करूंगा ना ये तो है एक्यूरेट, ये कैलकुलेटेड है, ठीक है। जो ऑब्जर्व करूंगा वो डिसोसिएट के कंडीशन में क्या मिलेगा, कम मिलेगा, लेस मिलेगा, यानी कि ये वाली जो ऑब्जर्व मिलेगा हमें वो इससे लेस देन मिलेगा, वो 58.5 के करीब इक्वल या फिर इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। वो ऑब्जर्व मोलिकुलर मास में जो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। एग्जांपल के लिए देखते हैं NaCl डिसोसिएट होके, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो गया और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना दिया, ठीक है। अब ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास क्या मिला हमें, देखते हैं कितना मिलता है, ठीक है। तो पहले मान लो 58.5 आ गया, ठीक है, टोटल NaCl का, और वो क्या होते हैं 1/2 कर देते हैं इसका क्योंकि डिसोसिएट हो गया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ एक है तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 और 1/2 इस तरीके से डिसोसिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 29.25 मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है लेस देन कैलकुलेटेड से, होना चाहिए था इतना पर मिला हमें कितना, इतना। दूसरी कंडीशन आती है हमारी एसोसिएशन की। एसोसिएशन का जो केस लेंगे वो हम लेते हैं कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। अब होगा क्या, एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि ये मान लो 1 प्लस 2, ठीक है। अब ये मिलके 3 हो गया, तो यहाँ पर तो दो पार्टिकल, यहाँ हो गए कितने, एक, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए कंबाइन कर रहे तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए यहाँ पर डिक्रीज हो गई, यहाँ पर से दो मान सकते हैं यहाँ एक प्रोडक्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए डिक्रीज हो गई, इस वजह से जो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास होगा वो क्या मिलेगा हमें ज्यादा दिखेगा, ठीक है। जितना कैलकुलेटेड होगा उससे ज्यादा मिलेगा,
तो एसिटिक एसिड के हिसाब से जो बेंजोइक एसिड का मान लेते हैं हम एग्जांपल, तो ये एसिटिक एसिड बेंजीन के अंदर क्या बनाता है, डाइमर फॉर्म करता है। क्या बनाता है, डाइमर। ठीक है, डाइमर मतलब कि जिसके दो के साथ कंबाइन हो जाए। अब ये डाइमर क्यों बना रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर गई। दो एसिटिक एसिड है, उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर गई, इस वजह से ये क्या बना दिया, डाइमर फॉर्म बना दिया। एग्जांपल देखते हैं कि भी एसिटिक एसिड के केस में एक का मास तो हो जाएगा 60। ठीक है, एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल का मास है 60, परंतु ये एक दोनों कंबाइन करके मान लो ये क्या था एक, ये क्या था एक, ये क्या बना दिया, दो बना दिया। ठीक है, एक और एक कितने बन गए, दो। तो यहाँ पर दो कंबाइन करके तो इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैलकुलेटर से ज्यादा मिला, मतलब मिलना चाहिए था हमें 60, अब मिलता है हमें क्या 120, यानी कि ऑब्जर्व से कैलकुलेटेड से ज्यादा मिला ऑब्जर्व वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये था हमारे पास। अगला जो कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, वन टू फैक्टर का बता रहा है कि व्हाट इज वन टू फैक्टर और हाउ डज इट प्रेडिक्ट whether the solution undergo association or dissociation। वन टू फैक्टर बताना और जो सोल्यूट होता है वो किस तरीके से सॉल्यूशन के अंदर एसोसिएशन की कंडीशन दिखाता है और डिसोसिएशन की कंडीशन दिखाता है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं भाई आगे, ये रहा वन टू फैक्टर क्या होता है, एक रेशियो होता है, किसका, किसका रेशियो होता है, कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास का और ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास का रेशियो होता है। यानी कि एमसी क्या है, मोलिकुलर मास किसका, कैलकुलेटेड का, और एमओ क्या है, मोलिकुलर मास है ऑब्जर्व्ड का। ठीक है, तो इससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, आई की वैल्यू देखते हैं कि इक्वल 1 है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और आई की वैल्यू लेस देन 1 है। तो इसके हिसाब से देखें तो आई की वैल्यू अगर इक्वल 1 है, इसका मतलब इक्वल है, एमसी इक्वल होगा किसके, एमओ के, तभी एक की वैल्यू आएगी। यानी कि मान लो एक आई 5 और दूसरी भी आई 5। ठीक है, दोनों कट होके 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी कि एमसी की वैल्यू क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी एमओ से। अब एमओ की वैल्यू कम कब मिलती है, जब कोई भी सोल्यूट डिसोसिएट होता है। ठीक है, अभी ऊपर देखा कि भी हम क्या करते थे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या मिलती थी, कम मिलती थी, कब, डिसोसिएशन के केस में। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर 5 मान लेते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं क्या, 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 1 से तो बड़ी आएगी। ठीक है, 1 से क्या मिलेगी, बड़ी मिलेगी ये वैल्यू। इसी तरीके से एमसी की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू लेस देन 1 के लिए एमसी की वैल्यू लेस देन 1 होगी एमओ से। अगर लेस देन 1 है एमसी की वैल्यू एमओ से, तो इसका मतलब क्या है, एसोसिएशन ऑब्जर्व्ड वाली वैल्यू ज्यादा मिल रही है कैलकुलेटेड से, इसका मतलब एसोसिएशन हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ सकते हैं, मैं 4/5 ले लो। ठीक है, कैलकुलेटेड से ज्यादा होगी, तो यहाँ पर जो 1 से क्या आएगी, लेस देन वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसलिए ये देखते हैं आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, NaCl के लिए आई की वैल्यू होती है 2, एसिटिक एसिड के लिए आई की वैल्यू होती है 1/2 जब बेंजीन के अंदर डाइमर बनाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हायर देन ऑफ प्योर सोलेंट। ये कहता है क्यों सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा मिलता है हमें, किसके, किससे ज्यादा मिलता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जब हम मिलाते हैं किसके अंदर, प्योर सोलवेंट के अंदर, तब तो सॉल्यूशन बनेगा। अब कहता है प्योर सोलवेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा ज्यादा मिलेगा हमें जो सॉल्यूशन से। ठीक है, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या मिलेगा, हमेशा कम मिलेगा। ठीक है, इसका बताना है, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन हाउ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करता है और कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं इस मेथड से। तो सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है भाई, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना या वेपर में कन्वर्ट होना। ठीक है, वेपर में कन्वर्ट तो हो रहा है, परंतु जब लिक्विड का वेपर प्रेशर किसकी इक्वल आ जाए, लिक्विड का वेपर प्रेशर किसकी इक्वल आ जाए, एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के बराबर आ जाता है, तब उस टेम्परेचर पे, जो वो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड कैसा आ जाता है, लिक्विड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार ये ग्राफ देख लेते हैं क्या चीज है, पहले इसको थ्योरी पढ़ लेते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या मिलेगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, जो इसमें के अंदर कौन सा सोल्यूट प्रेजेंट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है, वो हमेशा लेस देन होगा किससे, प्योर सोलवेंट से। देयरफॉर सॉल्यूशन इज हीटेड मोर टू मेक वेपर प्रेशर। अगर मान लो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो उतनी हीट इसको ज्यादा हीट मोर, a solution is heated more to make to its vapor pressure equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये देखेंगे कि भी किस तरीके से ग्राफ के इसके द्वारा समझेंगे। ठीक है, दस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, वेपर बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का, ठीक है, वो ज्यादा मिलेगा किससे, प्योर सॉल्वेंट से। अब एक्सप्लेन करते हैं इस ग्राफ को। देखो इस वाली साइड हमने क्या लिया, वेपर प्रेशर, इस वाली साइड एक्स एक्सिस की तरफ हमने क्या लिया, टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, और ऊपर क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट का देखते हैं। सॉल्वेंट का जब वेपर प्रेशर देखा तो यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर कितना था, मान लेते हैं ये वाली पॉइंट मान लेते हैं, इसका वेपर प्रेशर इतना है, यहाँ से स्टार्ट किया। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। और एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा है,
ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये दोनों के लिए सेम रहेगा, सोलवेंट के लिए भी और सॉल्यूशन के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया ना, जो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता होता टेम्परेचर इंक्रीज किया और होता हुआ क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया। अब इस टेम्परेचर पे हमने नोट किया ये कौन सा टेम्परेचर था, ये वाला पॉइंट था, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट है, ये किसके लिए है, सोलवेंट का, ठीक है। सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। क्या हो गया ये पे, सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो इसलिए इसको प्योर सोलवेंट का करने के लिए नोट लगा दिया हमने, ठीक है। अब करते हैं बात सॉल्यूशन की। मैंने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसके अंदर डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर डाल दिया। अब सोलवेंट के अंदर डालने के बाद ये जो चीज होगी ना, देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मान लेते हैं यहाँ पर है, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ देखो, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मान लेते हैं ये वाला है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। और हमें दिखाई दे रहा है इसका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है, ठीक है। इसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे इसका जो क्या होता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता चला जाता है। अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू देखी हमने, ये क्या एक तरीके से इसका पॉइंट देखा टेम्परेचर का, तो ये मिला हमें ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये क्या बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्यूशन का, तो ये मान सकते हैं TS बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो समझ में आया ग्राफ। अब देखो जितना ये चेंज है, जितना ये वेपर प्रेशर का चेंज है, ठीक है, उसी के हिसाब से ये जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया है इसका चेंज होगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि इसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का तो वेपर प्रेशर कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वेपर प्रेशर, ठीक है। मान सकते हैं भाई, यहाँ को मैंने यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मान लेता हूँ भाई, सोलवेंट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंचने के लिए, यहाँ पर वेपर प्रेशर है, सोलवेंट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मान लेता हूँ मैं बी, मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये मान सकता हूँ मैं भी, यहाँ पर सॉल्यूशन है, इसका वेपर प्रेशर इससे नीचे है, अब नीचे है तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अब इसका वेपर प्रेशर यहाँ पर है, ठीक है। अब उसको इतनी बी एनर्जी तो चाहिए चाहिए, ठीक है, साथ में इतनी और एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, ठीक है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी ही क्या है, ये वाला टर्म है, ठीक है। तो इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी और चाहिए सॉल्यूशन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने के लिए, तो ये वाली मान लेता हूँ मैं सी, ठीक है। तो इसको कितनी चाहिए, बी प्लस सी चाहिए होंगी, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट वैसे ही ज्यादा आ गया सॉल्यूशन का, कि भाई इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंचने के लिए इतनी सी एनर्जी और चाहिए। अब वो सी एनर्जी ही किसकी प्रोपोर्शनल है, इस एनर्जी के बीच की लाइन है, इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ तक थी हमारी ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं एट टेम्परेचर टी नोट। ये टी नोट क्या है, वेपर प्रेशर है किसका, प्योर सोलवेंट का, उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। टी नोट क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे प्योर सोलवेंट किसके इक्वल आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया, मतलब कि प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया। ऐसे टेम्परेचर को हमने क्या बोला, टी नोट, ठीक है। टी नोट हमारे पास क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया किसका, प्योर सोलवेंट का। इसी तरीके से टी एस क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सॉल्यूशन क्या करता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया, तो ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसी को इसने क्या बोला, एलिवेशन या फिर इंक्रीज होना बॉइलिंग पॉइंट का, कि भाई मैंने सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, उसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसी केस को इसने क्या बोला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, देखो एलिवेशन कितना चेंज हुआ, देखो चेंज कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, भाई फाइनल देखो, फाइनल तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, तो टी एस माइनस, अब इनिशियल पीछे कौन सा है, नीचे टी नोट, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इफ डेल्टा पी इज कोरस्पॉन्डिंग, मतलब जितना ये चेंज हुआ ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डेल्टा पी के है। ये मैंने अभी बताया कि भाई जितना ये चेंज होगा उतना ही ये वाला चेंज होगा बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। तो डेल्टा टी बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, डेल्टा पी के। अब हमें रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग पता है डेल्टा पी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन किसके, सोल्यूट के। तो हम इसमें कर सकते हैं डेल्टा पी की जगह पे एक्स बी को पुट कर सकते हैं। यहाँ पर जब हमने एक्स बी को पुट किया, यहाँ पर एक्स बी को पुट किया, तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एक्स बी की। अब हमें पता है भाई एक्स, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटाते हैं कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट हमारे पास क्या है, के, ठीक है। के क्या है, कोई कांस्टेंट है। अब एक्स बी को मैं खोल के लिखता हूँ, क्या मोल फ्रैक्शन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब इसको ऐसे लिखने के बाद ये कह रहा है जो सोलवेंट है ना, वो इतना ज्यादा मिला दिया, जो सोल्यूट की अमाउंट है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी। तो ये जो हमारे पास सोल्यूट था ना, इसकी अमाउंट बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दी, तो इसके एनबी की वैल्यू हमने अप्रोक्सीमेट जीरो के इक्वल पुट कर ली। अब जीरो की इक्वल पुट की, एनबी की वैल्यू जीरो पुट करने के बाद हमारे पास बचता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के इंटू एनबी अपॉन एन ए, ठीक है। उसके बाद आता है डेल्टा टीबी इज के, अब एन ए की वैल्यू क्या है हम पुट कर देते हैं, ये क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये पुट करने के बाद, अब ध्यान से देखो, एन बी, एन बी अपॉन एम, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, ये क्या होता है, देखो ध्यान से देखोगे, ये क्या है, मोलैलिटी है। मोलैलिटी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और वॉल्यूम नहीं, यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ सोल्वेंट इन किलोग्राम, तो डब्ल्यू ए, ठीक है, ये हो जाएगा डब्ल्यू ए। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मोलैलिटी हो गया, और बचा क्या, एम ए, ठीक है। देखो आगे यही कर रखा है,
तो एन बी अपॉन डब्ल्यू ए क्या है, मोलैलिटी। जब हमने डब्ल्यू ए को क्या लेना, 1000 ग्राम के करीब लेना पड़ेगा, तभी वो 1 किलोग्राम होगा। ठीक है, तो इसलिए वो होता है, ये किलोग्राम में लेते हैं जो सोलवेंट का मास होता है। और के इंटू एम ए, के बी के इक्वल हो जाएगा, के इंटू एम ए क्या हो जाएगा, के बी के इक्वल हो जाएगा। अभी के बी कांस्टेंट हो गया हमारे पास, और ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, जो ये केबी की वैल्यू है ये क्या है, कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसको एक और टर्म बोल सकते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। और एम क्या है यहाँ पर, मोलैलिटी है किसकी, सॉल्यूशन की। ये कहता है अगर हमें केबी को डिफाइन करना पड़ जाए तो कैसे करते हैं, केबी इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की इक्वल। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिफाइंड हो जाएगा किसके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हुआ, इंक्रीज हुआ है, वो कब हो जाएगा, जब हम मोलैलिटी को हम क्या कर लेते हैं, 1 पुट कर लेते हैं। मोलैलिटी को क्या पुट कर लेंगे, यूनिटी, यानी कि 1 पुट करेंगे, तो डेल्टा टीबी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के। तो इक्वेशन के थ्रू हमने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक्चुअल में तो यहीं तक ही है, ये हमारे पास जो एज ए रिजल्ट बचा है वो यहीं तक है। आगे देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड द ऑब्जर्व्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट। देखो जो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ से देख सकते हो, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये वाली चीज वो किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की। ठीक है, अब कोई भी चीज ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो डिटरमाइन करते हैं मॉलिक्यूलर मास। देखो इसी से ही कैलकुलेट कर सकते हैं हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमें सोल्यूट का। ठीक है, सोल्यूट का निकालना है, बहुत ही आसान है। देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी, अब मोलैलिटी को खोल दो, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है, अब ये तो पाएगा जनरली होता है, वो देखना पड़ेगा भी ग्राम में या किलोग्राम में, उस हिसाब से हम 1000 या मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो एनबी को खोल के लिख देते हैं हम, एनबी को खोल के लिखेंगे क्या, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब ये चीज हम पुट कर देंगे यहाँ पर, क्या आ जाएगा, अगर मुझे एम बी की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, यहाँ लिख देता हूँ एम बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा की टी बी नीचे आ जाएगा, तो डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। भाई हम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं किसका, सोल्यूट का। ठीक है, 1000 अभी भी कह रहा हूँ, वो डायरेक्ट अभी पुट नहीं करना। ठीक है, जब ये चीज अगर किलोग्राम में दे दिया सोलवेंट, तो हमें कोई 1000 मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। अगर ये ग्राम में होता है ना, तब हम करते हैं इसको क्या, सोलवेंट को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तब यहाँ 1000 पुट करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।